नमस्कार दोस्तों। इतिहास गवाह है कि एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया। जैसे वी आर कवरिंग अ टाइम फ्रॉम 1500 AD to 1970 from इंडियाज पर्सपेक्टिव। एंड लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश प्लॉट with conspire with Sirajuddaulah's people and during Battle of Plassey, and how it was less of a battle and more of a treachery. So and then the combined army of three um, monarchs, और आप नवाब कह लीजिए, दो नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम, इन द्वितीय मुगल एम्परर, इनकी आर्मी को कैसे डिफीट कर देते हैं ब्रिटिश बैटल ऑफ बक्सर में। Now, and how Robert Clive comes back, they make Awadh as a buffer region and give give Allahabad and Kara to Mughal emperor and keep the Mughal emperor in Kara. और फिर वो 26 लाख रुपए का उनको जो भी है ईयरली पेमेंट है वो कंपनी करेगी उनके मेंटेनेंस के लिए। तो अब यहां से बेसिकली बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही मान लीजिए एक फेज शुरू होता है, विच इज द कमर्शियल फेज ऑफ द कॉलोनाइजेशन। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब कुछ कमर्शियल इंटरेस्ट के कारण हो रहा है, और इसी के कारण से ब्रिटिश पॉलिसी डिजाइन होगी इसी को करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू इंश्योर दैट इन लोगों को एक्सपोर्ट का कोई पैसा ना देना पड़े, या देना भी पड़े तो यहीं से ही वो वसूल होके दे दिया जाए। दे आर लाइक ब्रिटिश आर डिजाइनिंग देयर पॉलिसी इन दैट सेम वे। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे दे इंश्योर्ड दैट कि जो आपका सोशल स्ट्रक्चर है, आपके जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है, वो वैसे के वैसे उनको अनटच्ड रहने दिया। सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स को भी वो मुगल के टाइम का ही रहने दिया, और अपना इकोनॉमिक जो चेंजेस लाने थे वो लाते गए थ्रू दीज किंग। दूसरा ये समझ में आया उन्हें कि वी शुड जस्ट इंटरफेयर बिटवीन द किंग्स। तीसरा यह वही जो हमने एक और एपिसोड में डिस्कस किया था कि यहाँ के सैनिकों को अगर हम सैलरी देते हैं, इंडिया के सैनिकों, तो ये लोग अपने ऊपर अपने लोगों पर भी गोली चलाएंगे बिकॉज ऑफ लॉयल्टी टू द जॉब। तो ये सब जब समझ में आने लग गया था उन्हें, तो अब उसी हिसाब से नेक्स्ट 50 years आप मान लीजिए ये लोग, दैट इज व्हाट दे विल वी विल सी इन हाउ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपैंड्स इट्स इंटरेस्ट इन इंडिया। तो अभी अवध और बंगाल ये तो आ चुके हैं इनके हाथ में, है ना। और इनका अब दे टर्न देयर अटेंशन टू मैसूर, और मैसूर में हैदर अली होते हैं अभी इस टाइम पे। और कृष्णा नदी से के तट से लेकर मलाबार कोस्ट, मतलब उधर वेस्ट साइड वाला जो कोस्ट है, वहां तक इन्हीं लोगों का राज्य था। और नीचे दक्षिण में जाएंगे तो आई थिंक त्रावणकोर का राज्य अलग था, बट मैसूर का इतना बड़ा राज्य था। और उसको लेकर उस पे ब्रिटिश की बहुत बड़ी नजर थी। क्यों? क्योंकि एक तो मद्रास के पास था, तो कभी भी एनिमी से इतना मद्रास इंपॉर्टेंट था, तो एनिमी के पास था। दूसरा, ब्रिटिश वांटेड टू कंट्रोल द स्पाइस ट्रेड, तो मलाबार कोस्ट उनको कंट्रोल में करने का बहुत ज्यादा वो था। एंड ओवरऑल हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर वेरी मॉडर्न रूलर। सो मॉडर्न का मतलब क्या है? मॉडर्न का मतलब है कि जैसे टीपू सुल्तान एक पहले के एपिसोड में भी मैंने बताया कि अम, एक मिलिट्री फिस्कलिज्म की पॉलिसी लाते हैं। मिलिट्री फिस्कलिज्म इज की मेक रिफॉर्म टू ग्रो द साइज एंड स्ट्रेंथ ऑफ योर आर्मी। तो किस तरीके की रिफॉर्म की? सीधे इन्होंने जमींदारों को हटाया,
बीच में से, और सीधे फार्म रिफॉर्म्स करे, गन्ने की खेती करवाना शुरू करी, रेशम का ट्रेड पे रिफॉर्म्स करे। तो ये सब, और किसानों से सीधे रेवेन्यू लाइक टैक्स लेना शुरू किया। तो ऑल ऑफ दोज रिफॉर्म्स, एंड देन फ्रेंच हेल्प ली, अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने में फ्रेंच हेल्प ली, तो वो भी एक रिफॉर्म था, है ना। तो आर्मी भी थोड़ी सी मॉडर्न थी। और तीसरा, ऐसा कहते हैं कि टीपू सुल्तान वाज अवेयर ऑफ इंटरनेशनल हैपनिंग्स। टीपू सुल्तान को एक टाइम पे लाइक शी न्यू कि अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ है और वहां पे फ्रेंच ने सहायता करी है, तो ही वॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट टेकिंग फ्रेंच हेल्प। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खतरा लगता था, तो इसलिए the attention turned towards हैदर अली in 1766, राइट, मतलब उसी टाइम की बात है ये, राइट आफ्टर, राइट, बक्सर के राइट आफ्टर। अब अटेंशन वहां टर्न हो गया, और 1766 में ब्रिटिश कोशिश करते हैं कि वो नवाब और मराठास को, क्योंकि उधर से एक बॉर्डर नवाब, लाइक निजाम, सॉरी, निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठास को, दे इंसाइट अगेंस्ट हैदर अली टू गो टू, मतलब कि लड़ाई करते हैं साथ हैदर अली से। बट हैदर अली की यहाँ पर डिप्लोमेटिक विन हो जाती है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में, विच इज फ्रॉम 1766 टू 1769। तो हैदर अली की डिप्लोमेटिक विन ऐसी हो जाती है कि ही बेसिकली पेज ऑफ बोथ मराठास एंड निजाम, एंड हिज आर्मी डिफीट्स ब्रिटिश इन द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। और फिर 1769 में ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है, जो कि मतलब कहते हैं ना कि सम्मानजनक ट्रीटी है कि भाई अपना पीस रखो। एंड बट ब्रिटिश अब मानेंगे नहीं, इनको लगातार उस ट्रेड में हिस्सा बनना है, क्योंकि आप सोचिए जैसे इन ड्यूरिंग दीज टाइम्स ब्रिटिश स्पाइस ट्रेड फ्रॉम देयर पोर्ट्स इन मलाबार को बहुत टैक्स देना पड़ता था, है ना। और भी चीजें टैक्स में होती थी, शायद सैंडलवुड तो प्रोहिबिटेड ही था फॉर ईस्ट इंडिया कंपनीज, मसाले भी बहुत सारे तो ऐसा सब कुछ अरेंजमेंट बना रखा था, तो इसलिए ब्रिटिश की नजर अभी यहाँ थी। 1769 में ऐसा होता है कि ब्रिटिश थोड़े से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में गड़बड़ हो जाती है ना। एंड ये वाला जो डेकेड है, जो ये 70 से स्टार्ट होगा टू 1783, ये डेकेड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, मुझे ऐसा लगता है ब्रिटिश मोनार्की के लिए भी सबसे अ, बुरा डेकेड रहा उस जमाने में, अगर कहे तो ये डेकेड में फर्स्ट एंग्लो मैसूर के बाद थोड़ा सा अभी ब्रिटिश को उधर अमेरिका में भी धक्का लगता है, क्योंकि वहां पे भी कॉलोनियल फ्रीडम हो जाती है 1776 में, है ना। उधर अब देखेंगे, यहाँ पर हम जब थोड़ा मराठास की तरफ टर्न करेंगे, क्योंकि एंग्लो मैसूर तो अभी खत्म हो गया 1769 में, हैदर अली ने हरा दिया। तो जब मराठास की तरफ देखेंगे, तो मराठास ऑल्सो अंडरवेंट अ रेसरेक्शन अंडर माधवराव फर्स्ट। माधवराव फर्स्ट, आई थिंक एज ऑफ 16 ही बिकेम एन एम्परर। वो एम्परर बनते हैं 1761 में, और वहां से ही मराठा स्टार्ट गेटिंग स्ट्रोंगर। मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग मराठास हैं। जैसे आप ग्वालियर की तरफ देखेंगे तो सिंधियाज हैं, इंदौर की तरफ देखेंगे तो होलकर्स हैं, उधर बड़ौदा की तरफ देखेंगे तो गायकवाड़ हैं, है ना, फिर भोसलेज हैं, है ना। तो ये सारे लोग, मतलब मैं कह रहा हूँ कि इन सब के मोनार्क जो थे, दे लाइक देयर वर स्ट्रॉन्गर मोनार्क। जैसे महादजी सिंधिया थे ग्वालियर में, है ना। तो ये नाना फडनवीस हो गए आगे चल के। पूना में माधवराव फर्स्ट हिमसेल्फ वाज अ वेरी वेरी स्ट्रांग रूलर, एक्सट्रीमली गुड रूलर, है ना। तो ये रिसरेक्शन भी हो गया इधर। तो ब्रिटिश इसलिए थोड़ा सा इसमें, in the decade of 70s was difficult for British East India Company, right? तो अभी थोड़ा सा बिफोर गोइंग टू अदर एंग्लो मैसूर वॉर, लाइक second, third, and fourth Anglo-Mysore War, we should look at the Maratha Empire at this time.
So as I said, 1761 में Madhavrao first becomes the like ruler in Pune, and he he and other kingdoms experience undergo a resurrection after the battle of defeat in battle of पानीपत. पानीपत में डिफीट हो जाता है, उसके बाद 11 साल में फिर से रिसरेक्शन होता है. बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये माधवराव फर्स्ट के जो अंकल होते हैं रघुनाथ राव, इनको चाहिए वो गद्दी चाहिए. एंड ही इज प्रिटी अगेंस्ट माधवराव फर्स्ट. ऑफ कोर्स ही हैज हिज ओन डिस्प्यूट्स. तो रघुनाथ राव जाकर ब्रिटिश से ना, या ब्रिटिश भी देखिए, दो ब्रिटिश हैं. These Bengal British East India Company officers are separate, and Bombay British East India Company officers are separate. आप खुद सोचिए, this is operating like a professional company. Right now, it is not like a massive administrator. It is getting operated from their headquarters in वहां पर ब्रिटेन में, है ना. तो वो समझना बहुत जरूरी है. तो क्या होता है कि ये बॉम्बे के ब्रिटिश का भी अपना बेनिफिट है ना. क्यों है बेनिफिट? बिकॉज ये मराठा जो रीजन था, द रीजन ऑक्यूपाइड बाय मराठास वाज वेरी गुड फॉर कॉटन प्रोडक्शन. तो ये कॉटन ट्रेड पे इनको अपना, दे हैड टू, they wanted to control the cotton trade, and then it was also supposed to act like a buffer region from like Awadh was acting as a buffer region. तो और तीसरा एक रीजन ये था कि साउथ गुजरात के पोर्ट से चाइनीज ओपियम ट्रेड बहुत होता, तो वो पोर्ट्स को कंट्रोल करना भी. तो ये सारे रीजंस के कारण ब्रिटिश वांट टू कंट्रोल एंड वांट टू इंटरफेयर इन मराठास इंटरनल अफेयर्स एज यूजुअल, जो उन्होंने सीख लिया था पहले से. सो नाउ रघुनाथ राव, हु इज द एंग्री अंकल, does a sandhi, a treaty of Salsett and Basin Fort. तो बैसिन और सॉल्सेट में ये दोनों जो है ये इनको मिल जाएंगे, ब्रिटिश को. आइलैंड्स हैं, और ये दोनों मिल जाएंगे ब्रिटिश को. और ब्रिटिश विल हेल्प रघुनाथ राव गेट बैक टू द थ्रो, ऐसा. एंड मराठास डोंट वांट ईस्ट इंडिया कंपनी टू इंटरवीन, ऐसा वॉरेन हेस्टिंग्स जो है उस समय के गवर्नर जो है बंगाल में, वो कह रहे हैं. वो अपने सेंट्रल वहां पे जो है, जो भी उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह है, उनको कह रहे हैं कि भाई डोंट इंटरफेयर इन मराठा सक्सेशन वॉर्स. अभी नहीं, बाद में हालत खराब है. पर ये बॉम्बे के ब्रिटिश नहीं मान रहे हैं, और ये इंटरफेयर कर रहे हैं और रघुनाथ राव को हेल्प दे रहे हैं. और सॉल्सेंट और बैसिन के फोर्ट साइन मिल जाते हैं, तो वो और खुश हो जाते हैं कि अरे हाँ. बट अदर मराठा एम्परर्स और रूलर्स आर गेटिंग एंग्री, है ना. तो ये समझना जरूरी है. तो हेस्टिंग्स इंटरवीन करते हैं और कहते हैं कि नहीं, आम, ऐसा ठीक है, ऐसा मत करो. और वो अपील करते हैं. बट देन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज लीनिंग टूवर्ड्स द बॉम्बे ऑफिसर्स. ठीक है. फिर भी हेस्टिंग्स अपने थोड़ा मिलिट्री प्रेशर बना के वहां पे ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करवा ही लेते, है ना. कि वो कहते हैं कि हमको सॉल्सिट दे दो बस, और हम रघुनाथ राव को सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना. वो ये ट्रीटी करवा लेते हैं. पहले क्या था कि सॉल्सिट और वैक्सीन मिलेंगे इन एक्सचेंज ऑफ सपोर्ट टू रघुनाथ राव. अब ऐसा है कि हमको सिर्फ सॉल्सिट दे दो और हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे. ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर में 1776 की ट्रीटी करवा लेते हैं वॉरेन हेस्टिंग. देखिए ये वही मैं कह रहा हूँ ना, प्रेशर है बहुत. अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समहाउ आर स्टिल विथ द बॉम्बे ऑफिसर्स की, नहीं यार ये तो होना चाहिए. तो ये लोग फिर भी रघुनाथ राव को हेल्प करते रहते हैं, चुपके चुपके. दूसरी तरफ नाना फडणवीस जो है, वो एक फ्रेंच मिलिट्री कंसल्टेंट हायर कर लेते हैं, क्योंकि
1772 में माधवराव फर्स्ट की डेथ हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस से। तो अभी ये वो सक्सेशन वॉर एकदम हॉट चल रहा है ना। और नाना फडणवीस ब्रिंग्स अ मिलिट्री कंसल्टेंट डिबॉयनी, और यही सब टेंशन्स के कारण बैटल ऑफ तेलगांव होती है 1779 में, जहां मराठा एकदम बुरी तरीके से हराते हैं ब्रिटिश को, जैसा वॉरेन हेस्टिंग्स को डर होता है, एकदम बुरी तरीके से। और उसके बाद ट्रीटी ऑफ बड़गांव होती है, और उस ट्रीटी में 1779 में ट्रीटी ऑफ बड़गांव में जैसी बैटल ऑफ तेलगांव में हराते हैं और ट्रीटी ऑफ बड़गांव होती है, वहां पे मराठास दोनों सॉल्सेट और बैसिन भी ले लेते हैं, और रघुनाथ राव को हेल्प ना करने का प्रॉमिस भी बोल ले लेते हैं कि दोनों नहीं मिलेंगे, और अब ये भी। पर हेस्टिंग्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और फिर थोड़ा सा कर्नल गोडार्ड अटैक्स ऑन गुजरात, एंड कर्नल बोफम अटैक्स ऑन ग्वालियर, एंड देन महाजी सिंधिया इंटरवीन करते हैं, एंड ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन होती है 1783 में, है ना। मतलब 1779 में वो ऐसी ट्रीटी ऑफ बड़गांव, और वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं हेस्टिंग्स। फिर 2-3-4 साल वॉर चलते हैं, इधर उधर लड़ाइयाँ, फिर प्रेशर बिल्ट होता है, और वो नई ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ सालबाई, सालबाई की संधि, जिससे स्टेटस को क्या रिस्टोर हो जाता है कि ब्रिटिश रिसीव सॉल्सेट एंड आइलैंड ऑफ एलिफेंटा। और वही कि अब रघुनाथ राव फाइनली बाहर हो गए हैं, ही इज नो मोर द कैंडिडेट फॉर द थ्रोन एंड ऑल, तो वो वहीं खत्म हो जाता है। और ऐसा कहते हैं कि ये सालबाई की संधि के बाद द नेक्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो होगा वो 1803 में होगा। तो कहते हैं ये 20 साल का पीस मिल गया ब्रिटिश को, और ये पीस एक तरीके से बहुत जरूरी था, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि द डेकेड ऑफ 70s वाज एनीवेज वेरी टफ फॉर ब्रिटिश, और दूसरा मैसूर की तरफ भी ध्यान लगाना था, करेक्ट। तो इसलिए क्या होता है कि ये 20 साल के पीस में ब्रिटिश गेट टाइम टू रिक्यूपरेट देयर स्ट्रेंथ, वापस से उनको अपनी तैयारी करने का मौका मिलता है, उधर मैसूर में इंटरवीन करने की, वो एरिया जीतने का मौका मिलता है, एंड देन फाइनली once they gain strength, we will look what happens in this time. So 1783 से 20 years 1803 का जो डिस्कशन है वो अब हम आने वाले एपिसोड में करेंगे। अभी आज जो हमने देखा, एक एंग्लो मैसूर वॉर हो चुका है, और एक प्रथम एंग्लो मराठा वॉर हो चुका है, और ट्रीटी ऑफ सालबाई, सालबाई की संधि हो चुकी है, जिसके कारण सॉल्सेट और एलिफेंटा के आइलैंड ब्रिटिश को मिल चुके हैं इन रिटर्न फॉर नो इंटरफेरेंस एंड काइंड ऑफ पीस, बेसिकली पीस संधि हुई है ये, 20 ईयर तक चलेगा ये। और फर्स्ट एंग्लो मैसूर में ब्रिटिश हारे हैं, पर हार नहीं माने हैं। तो अभी आने वाले 20 साल में वो लोग क्या करेंगे और कैसे करेंगे, ये हम आने वाले एपिसोड में देखते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।